हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब आगे रचनाएं देखिए। हिंदी विषय में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरू किया था? बिल्कुल नए प्रश्न हैं। तो फिर से देखिएगा, हिंदी विषय में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरू किया था? तो गारसादा तासी ने शुरू किया है। किसने? गारसादा तासी ने शुरू किया है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार दाला लित रेब्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। यह किसकी है? तो यह कब लिखी गई है? तो 1839 ईस्वी में है। किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है। इतना नोट कर लीजिएगा। ना समझ में आए, नोट कर पाओ तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे देखिए, प्रथम इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? प्रथम इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने किया है। कब किया है? 1952 ईस्वी में। हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है। कब का है? 1828 ईस्वी का। अंग्रेजी भाषा में है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे देखिए, आगे है ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास भी किया था। कब किया था? तो 1957 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया था। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे ना समझ में आए तो। आगे देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त। किसमें? 4 भाग में विभक्त है। 8 से अधिक कालखंड हैं। कितने होंगे? 4 भाग हैं इसके और 8 से अधिक कालखंड हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया है? मिश्र बंधु विनोद को पंचांग के नाम से घोषित किया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, किस ग्रंथ लेखक के लिए शुक्ल जी की स्वीकारोक्ति है? कह रहा है किस ग्रंथ लेखक के लिए शुक्ल जी के स्वीकारोक्ति है? कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। मिश्र बंधुओं का कथन ही है। किसका है? तो मिश्र बंधुओं का कथन है। तो आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ किसका है? हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कब का है? 1929 ईस्वी का है। आगे देखिए, किसके अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से, किसके अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उनका स्वल्पांश की प्रवृत्ति निरूपण परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है? किसके कथन है या किसकी लैंग्वेज होगी? तो यह है नलिन विलोचन शर्मा की। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के इतिहास के लेखक थे? तो किस प्रकार के इतिहास के लेखक थे? तो परंपरावादी इतिहास ग्रंथ के लेखक थे। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए, फिर से 1 नंबर से प्रश्न शुरू हो रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें भी हैं। हिंदी किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिद्ध द्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिद्ध द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है।
आगे देखिए द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। आगे देखते हैं, फटाफट से चलते हैं ताकि ज़्यादा प्रश्नों को ले पाए। हिंदी साहित्य का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। अगला देखिए, सन 1950 से पहले हिंदी कविता को किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। आगे देखिए, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास जी है। आगे देखिए, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। आगे देखिए, निर्गुण का भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि होंगे कबीर दास जी हैं। आगे देखिए, किस कवि काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो सभी को पता होगा कि किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आगे देखिए, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कौन होंगे? स्वयंभू जी को माना जाता है। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय माना जाता है 1900 से अब तक जो चल रहा है उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी है। कामायनी को क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, और यह एक महाकाव्य भी है। कामायनी एक महाकाव्य भी है। आगे देखते हैं, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने सबसे ज़्यादा दोहे लिखे हुए हैं। आगे देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीरदास रामानंद जी के शिष्य थे। किसके? कबीरदास रामानंद जी के शिष्य थे। आगे देखिए, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत महाकाव्य पहले पद्मावत है किसका? तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। पद्मावत अखरावट है किसका? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी का होगा। तो पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में अगर लिखा है पूछता है तो यह अवधी भाषा में है। किसमें? अवधी भाषा में होगा। आगे देखते हैं, चंपू किसे कहते हैं? तो यानी चंपू काव्य अगर पूछता है, चंपू काव्य या चंपू किसे कहते हैं? चंपू शैली पूछता है कि चंपू शैली किसे कहते हैं? तीनों तरीके से याद कर लिए। चंपू शैली अगर पूछता है कि चंपू शैली किसे कहते हैं, चंपू काव्य किसे कहते हैं, या चंपू केवल चंपू कहते हैं किसे? तो किसको कहेंगे? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहते हैं? चंपू कार या चंपू काव्य कहते हैं, या चंपू जैसे चंपू काव्य हो गया, चंपू गद्य हो गया, या कुछ भी पूछ लेता है चंपू के नाम से पूछता है तो चंपू किसे कहते हैं? या कभी कभी आता है कि कुछ पंक्तियां दे देता है, कुछ गद्य की होती हैं, कुछ पद्य की होती हैं, और दोनों मिलाकर पूछ लेता है कि किस भाषा में है। तो हो जाता है कि इसमें दोनों को अगर पढ़ेंगे तो काव्य और गद्य दोनों को पढ़ने के बाद भी चंपू पूछ लेता है कि कौन से काव्य में है या किसे कहते हैं चंपू, तो दोनों को मिक्स करके कहेंगे चंपू काव्य है या चंपू लिखित भाषा होगी। तो चंपू किसे कहते हैं? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। आगे देखिए, कलाधर उपनाम से कविता कवि लिखते थे? तो कलाधर के नाम से कविता कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। कौन? जयशंकर प्रसाद होंगे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि किस कवि का होगा? पृथ्वी सिंह का है। किसका? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो यह है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या होगा? मंगलसूत्र है। कौन सा होगा? मंगलसूत्र है। नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। आगे देखिए, वीर सिंह देवचरित्र किसकी रचना है? तो वीर सिंह देवचरित्र यह एक नाम भी है, पर रचना पूछ रहा है कि वीर सिंह देवचरित्र यह एक कवि हैं। कवि के बारे में किसने रचना किया है या उनके नाम को विख्यात करने के लिए किसने किया है, या कहते हैं ना कि किसी जो ज़्यादा जैसे महर्षि वाल्मीकि के ऊपर हो गया कि
इनके बारे में कोई रचना लिखी जाती है तो फिर महर्षि वाल्मीकि तो अपने बारे में खुद बड़ाई करेंगे नहीं। तो ऐसे पहले भी होता था, रचनाओं को किसी न किसी कवियों के द्वारा लिखा जाता था, जो सर्वश्रेष्ठ अपने गुरु को मानता था उनके बारे में रचना करता था। मैंने इसके पहले भी बताया, तो नाम से भी हो सकता है। तो वीर सिंह देवचरित्र यह किसकी रचना है? केशवदास की है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को माना जाता है। तो आगे देखिए, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो तुलसीकृत के द्वारा रामचरितमानस की कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। कौन? अवधी भाषा होगी। और पूछता है कि रामायण पूर्णतः किस भाषा में लिखा गया है? तो रामायण पूर्णतः संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। आगे देखिए, आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? तो आनंद रघुनंदन है विश्वनाथ सिंह की रचना है। आगे देखिए, मीराबाई ने किस भाव में भक्ति या कृष्ण की उपासना की थी? तो मीराबाई ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी? तो माधुर्य भाव में किया था। आगे देखिए, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस है। आगे देखिए, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? यानी कि खुद के बारे में वो पूछ रहा है। तो अपनी आत्मकथा, जैसे कि हम ही लोग हैं अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? अपने आप लिखा गया है। तो अपने आप लिखी गई रचना को क्या कहते हैं? अपने ऊपर लिखी गई आत्मकथा बोलते हैं। तो किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। आगे देखिए, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाय की है। आगे देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड है। क्या? उदंड मार्तंड है। कहाँ से छपता था? तो यह कलकत्ता से छपता था। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आप लोग भी नोट कर रहे होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो आप लोग कुछ सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाइए, कुछ शेयर करिए वीडियो को। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी और अच्छी क्लासें दे सकें। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता है तो ज़्यादा से 1-2 लोगों को बढ़वाइए, शेयर करिए और बताइए कि मतलब अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप क्लास भी मिल रही है और एक से एक प्रश्न भी आप लोगों को अच्छा से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइबर के लिए या किसी न किसी को वीडियो शेयर करिए। उन लोगों को शेयर कर दीजिए बेचारों को जो मतलब कोचिंग नहीं आ पाते हैं, घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, या लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, मतलब जो पढ़ने के इच्छुक है, तो उसको भी इसको शेयर कर दीजिए। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ाई करो अच्छे से। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता, सिलेक्शन हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना। बस ये बात होती है कि मतलब अगर पढ़ना है, अच्छी क्लास है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है हमारी वीडियो से या हमसे पढ़ कर, तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना। इतना कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करवाइए इसको। तो मतलब आप लोगों को, उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो मतलब कि कोचिंग नहीं जा सकते, घर में बैठे पढ़ रहे हैं। तो नए नए प्रश्न आप लोगों को मिलते हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में।